अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एंड तक जान नहीं छोड़ता। चाहे आप 9th-10th के अंदर हैं या पीएचडी कर रहे हैं, हर लेवल के ऊपर आपको ये टॉपिक मिलेगा या इससे रिलेटेड कोई चीज मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसके अलावा इसके ट्रेंड्स के ग्रुप और पीरियड के अंदर कैसे वेरी करती है। इसके अलावा कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे कि वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेज एटम। वो एनर्जी जो किसी भी गैसेज एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है गैसेज एटम। इस टर्म को भी समझ लेते हैं कि यहाँ डेफिनेशन के अंदर गैसेज एटम क्यों लफ्ज यूज हुआ है। हालांकि सारे एटम तो गैसेज स्टेट के अंदर नहीं होते। यहाँ पे गैसेज एटम से मुराद किसी भी चीज का अकेला एटम आपने लेना है, एक एटम, यानी एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। गैसेज एटम को थोड़ा बहुत मैं मजीद ब्रीफ करता हूँ। दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं कुदरती तौर पे वो कंबाइंड स्टेट के अंदर होती हैं, अकेली नहीं होती। मिसाल के तौर अगर आप सोडियम लेंगे तो सोडियम जैसे एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। क्लोरीन ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, तो मतलब दो दो के एटम्स होते हैं इनके। इसी तरह कोई ट्राई एटॉमिक होता है, कोई टेट्रा एटॉमिक होता है, आपस में एटम्स जुड़े होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ कंपाउंड फॉर्म के अंदर है, जुड़ी हुई है, तो उसको पहले हम अलग अलग करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप सोडियम ही ले लें तो सोडियम जो होता है वो कुदरती तौर पे सॉफ्ट मेटल होता है, उस जैसे एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। अगर हमें हर एक एटम को अलग अलग करना है तो उसके लिए एक अलग एक एनर्जी चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वो हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डेफिनेशन बता देता हूँ आपको उसकी। तो पहले हमें उन्हें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी। जब हम उन्हें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देंगे तो हर एटम सोडियम का अलग अलग हो जाएगा। जब सोडियम का एटम अलग अलग हो जाएगा तब हम उसे गैसियस एटम कहेंगे और उस गैसियस एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आई थिंक जहां तक आपको समझ आ गया होगा कि डेफिनेशन के अंदर हम गैसेज एटम टर्म क्यों यूज करते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइसोलेटेड गैसेज एटम है सोडियम का। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और पहले शेल के अंदर 2 आएंगे, दूसरे के अंदर 8 आएंगे, तीसरे के अंदर 1 आएगा। इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और किस तरह उनकी प्लेसमेंट होती है। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इतना जानना काफ़ी है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस आखिरी शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और सोडियम एटम सोडियम कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम के आखिरी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ऑलमोस्ट 495 किलो जूल पर मोल है। अब हम देखते हैं वो फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी में चेंजेस ला सकते हैं। सो फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी विच इज एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। ये फैक्टर जैसे जैसे मैं ट्रेंड समझाऊंगा उसमें आपको समझ आ जाएंगे कि इनका यहाँ पे क्या मतलब है। सबसे पहला ट्रेंड या वेरिएशन हम समझने लगे हैं पीरियड के अंदर। ट्रेंड और वेरिएशन इन पीरियड। ट्रेंड या वेरिएशन समझाने से पहले मैं आपको एक असूल समझा देता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको इसके ट्रेंड समझ में आ जाएंगे कि जितना न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, मतलब उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। और जितनी न्यूक्लियस और आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी उतना निकालना उसे आसान होगा, उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। इस चीज़ को आप डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है तो उसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर आपने किसी को कम ताकत के साथ या ऐसे ही पकड़ा हुआ है तो उसको निकालना आसान होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है कि जिस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी निकालने के लिए, और जिस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा वो आसानी से निकल जाएगा, उसके लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहला फैक्टर देख लेते हैं। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अब ऐसा क्यों होता है इस पे मैंने एनिमेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किसी ने समझना है कि एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज करता है पीरियड के अंदर तो मेरी वो वाली वीडियो देख ले। तो अब हम यहाँ तक ये मान लेते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है पीरियड के अंदर। तो अगर एटॉमिक साइज पीरियड के अंदर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब साइज छोटा होता जा रहा है जैसे हम पीरियड की तरफ मूव कर रहे हैं। साइज छोटे होने का मतलब ये है कि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं। अगर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं साइज छोटा होने की वजह से, तो इसका मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ रही है, और अगर अट्रैक्शन बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, इसकी वजह से पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है।
साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन करीब आ जाता है न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है और इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बात समझाई है कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज है, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो ये बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी मेरी वही आप एटॉमिक साइज वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ेगा या न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों बढ़ेगी, अभी बताया है कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएगा न्यूक्लियस के। अगर इलेक्ट्रॉन करीब आ जाता है न्यूक्लियस के तो न्यूक्लियस से ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा और इस अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का है। इसके बारे में भी अगर आपने समझना है तो मेरी आप वही एटॉमिक साइज वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेंगे तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ेगा। तो इस फैक्टर का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं, यह आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, ये ना कम होता है ना ज्यादा होता है। उसके बाद लास्ट में है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। अगर आप एस और पी ऑर्बिटल का कंपैरिजन करो तो जो इलेक्ट्रॉन एस वाले ऑर्बिटल के अंदर है जो कि स्फेरिकल है, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसका मतलब जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पी का ऑर्बिटल थोड़ा बहुत डिफ्यूज हो जाता है, उसके 3 लोब्स बन जाते हैं, तो न्यूक्लियस उसे इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो पी के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उसे एस के मुकाबले में कम एनर्जी चाहिए होगी निकालने के लिए। इसी तरह डी की उससे कम हो जाएगी, एफ की उससे कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल विल बी ग्रेटर देन पी, विच विल बी ग्रेटर देन डी एंड विच विल बी ग्रेटर देन एफ। तो सभी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल जितने भी फैक्टर्स हैं वो अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड देख लेते हैं ग्रुप्स के अंदर। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगेन ये क्यों बढ़ता है, तो इस पे मेरी वही आप एटॉमिक साइज वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम चाहिए होगी इसे निकालने के लिए। दूसरा फैक्टर जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। ये ऊपर वाली बात ही आ गई, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है न्यूक्लियस के, अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव भी कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव कहते हैं वो अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन फील करता है न्यूक्लियस से। तीसरा फैक्टर है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। पीरियड में मूव करते हैं तो ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो ये बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अगर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिटेल में आपने समझना है तो इस पे आप मेरी एटॉमिक साइज वाली वीडियो देख लें। बाकी नेचर ऑर्बिटल का वही ट्रेंड आएगा जो कि पीरियड के अंदर था। तीनों फैक्टर को सामने रखते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की क्या रीजन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। क्योंकि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है कि वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं सबसे कॉमन मिसाल दूंगा जो आपकी बुक में भी यूज होती होगी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसके अंदर 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 ही प्रोटॉन होंगे। और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, वो ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है ओवरऑल वो पॉजिटिव 12 है। पॉजिटिव 12 कहाँ से आया, क्योंकि इसके अंदर 12 प्रोटॉन है और ये न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन है वो आखिरी दोनों इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। दूसरे लफ्जों में न्यूक्लियर की ये अट्रैक्शन 2 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड होती है। जब आप मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पीछे आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब यहाँ पे चेंज ये आएगा कि पहले न्यूक्लियर की अट्रैक्शन 2 इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड हो रही थी, अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियर की सारी अट्रैक्शन उस 1 इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जिसकी वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि उसे अट्रैक्शन ज़्यादा मिल रही है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। मैग्नीशियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 737 किलो जॉल पर मोल। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 1427, जिसको हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये आप खुद देख सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं, इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।